हेलो बच्चों, डिजी लेसन फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ध्वनि साउंड अभ्यास प्रश्नोत्तर। देखते हैं पहला प्रश्न। सही उत्तर चुनिए। ध्वनि संचारित हो सकती है। पहला, केवल वायु या गैसों में। दूसरा, केवल ठोसों में। तीसरा, केवल द्रवों में। चौथा, ठोसों, द्रवों तथा गैसों में। इसका सही उत्तर होगा ठोसों, द्रवों तथा गैसों में। प्रश्न 2, निम्न में से किस वाग ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? पहला, छोटी लड़की की। दूसरा, छोटे लड़के की। तीसरा, पुरुष की। चौथा, महिला की। इसका सही उत्तर होगा छोटी लड़की की। प्रश्न 3, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन के सामने टी तथा गलत कथन के सामने एफ पर निशान लगाइए। पहला, ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है। इसका उत्तर होगा टी, सत्य। दूसरा, किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को इसका आवर्तकाल कहते हैं। इसका उत्तर होगा एफ, असत्य। तीसरा, यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद होती है। असत्य, एफ। चौथा, मानव कानों के लिए श्रव्यता का परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। सत्य, टी। पांचवा, कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारत्व उतना ही अधिक होगा। इसका सही उत्तर होगा एफ, असत्य। छठवा, अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं। एफ, असत्य। सातवां, ध्वनि प्रदूषण आंशिक श्रवण अशक्तता उत्पन्न कर सकता है। टी, सत्य। प्रश्न 4, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये रिक्त स्थान आपको जो भरे जाने हैं वो नीचे लिखे हुए हैं। पहला, किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने के लिए गए समय को खालिस्तान कहते हैं। आवर्तकाल। दूसरा, प्रबलता कंपन के खालिस्तान से निर्धारित होती है। उत्तर होगा आयाम। तीसरा, आवृत्ति का मात्रक खालिस्तान है, हर्ट्ज। चौथा, अवांछित ध्वनि को खालिस्तान कहते हैं, शोर। पांचवा, ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों की खालिस्तान में निर्धारित होती है, आवृत्ति। प्रश्न 4, एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है। इसका आवर्तकाल तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। हल, आवर्तकाल बराबर 40 दोलन पूरा करने में लगा समय बराबर 4 सेकंड। इसलिए एक दोलन पूरा करने में लगा समय बराबर 4/40 सेकंड। तो बराबर 1/10 बराबर इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.1 सेकंड। यानी आपका आवर्तकाल होगा 0.1 सेकंड। अब हम आवृत्ति ज्ञात करते हैं। 4 सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या बराबर 40, तो 1 सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या बराबर 40/4 बराबर 10। तो उत्तर हो जाएगा आवृत्ति बराबर 10 हर्ट्ज। प्रश्न 6, एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है। कंपन का आवर्तकाल कितना है? तो इसका हल होगा 500 कंपन करने में लगा समय बराबर 1 सेकंड। एक कंपन करने में लगा समय बराबर 1/500 सेकंड। तो आवर्तकाल बराबर 1/500 सेकंड। तो उत्तर क्या हो जाएगा 0.002 सेकंड। प्रश्न 7, निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता हो।
पहला ढोलक, दूसरा सितार, तीसरा बांसुरी। उत्तर होगा पहला ढोलक, तनी हुई झिल्ली, दूसरा सितार, तने हुए तार, तीसरा बांसुरी, वायु स्तंभ। प्रश्न 8, शोर तथा संगीत में क्या अंतर है? क्या कभी संगीत शोर बन सकता है? उत्तर, पहला शोर, कानों को अप्रिय लगने वाली अवांछित ध्वनि को शोर कहते हैं। संगीत, सुस्वर ध्वनि को संगीत कहते हैं, यह सुखद होती है। अब हमको दूसरा प्रश्न पूछा है, क्या कभी संगीत शोर बन सकता है? तो हाँ, संगीत की कभी कभी शोर बन सकता है यदि संगीत अत्यंत प्रबल हो जाए। प्रश्न 9, अपने वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाइए। उत्तर, ध्वनि प्रदूषण के स्रोत, पहला वाहनों की ध्वनियाँ, दूसरा पटाखों का फटना विस्फोट, तीसरा कारखानों में मशीनों के चलने से उत्पन्न आवाज़, चौथा तेज गति से चलने वाले कूलर, पांचवा ऊंची आवाज़ में चलाए जाने वाले टीवी, रेडियो, लाउडस्पीकर आदि। प्रश्न 10, वर्णन कीजिए कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार से हानिकारक है। इसका उत्तर होगा, ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए निम्न प्रकार से हानिकारक है। पहला, ध्वनि प्रदूषण से अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे अनिद्रा, उच्च रक्तचाप, तनाव, चिंता इत्यादि। दूसरा, व्यक्ति के सुनने की क्षमता अस्थायी अथवा स्थायी रूप से कम हो जाती है। प्रश्न 11, माता पिता एक मकान खरीदना चाहते हैं। उन्हें एक मकान सड़क के किनारे पर तथा दूसरा सड़क से 3 गली छोड़कर देने का प्रस्ताव किया गया है। आप अपने माता पिता को कौन सा मकान खरीदने का सुझाव देंगे? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। हमें अपने माता पिता को सड़क से 3 गली छोड़कर मकान खरीदने का प्रस्ताव देंगे। हाँ, इस मकान में ध्वनि प्रदूषण, शोर आदि सड़क के किनारे बने मकान की अपेक्षा कम होगा, क्योंकि सड़क के किनारे बने मकान में वाहनों की ध्वनियाँ काफ़ी अधिक सुनाई देंगी। इससे स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं तथा सुनने की क्षमता भी प्रभावित होगी। इसके अतिरिक्त वायु प्रदूषण भी काफ़ी होगा। अतः सड़क से 3 गली छोड़कर मकान लेना ही उचित रहेगा। प्रश्न 12, मानव वाक यंत्र का चित्र बनाइए तथा इसके कार्य की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। मनुष्य में वाक यंत्र श्वास नली के ऊपरी हिस्से पर होता है। इसका कार्य ध्वनि उत्पन्न करना है। वाक यंत्र के आर पार 2 तनित अवस्था में वाक तंतु होते हैं। उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिर्री बनी होती है। जब फेफड़ों से वायु झिर्री से होकर बाहर निकलती है तो वाक तंतु क्या होते हैं? कंपित होते हैं, और वाक तंतुओं के कंपित होने से ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती हैं। जब वाक तंतु तने हुए या पतले होते हैं तब वाक ध्वनि इस प्रकार उस वाक ध्वनि से भिन्न होता है। जब वे ढीले व मोटे होते हैं, यानी वाक तंतु पतले होंगे तो भिन्न ध्वनि सुनाई देगी, तथा जब ढीले व मोटे होते हैं तो भिन्न ध्वनि सुनाई देती है। बच्चों, इसमें एक जो डायग्राम बना हुआ दिखाई दे रहा है वो आपकी पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी की बुक में है, जिसे आपको अपनी कॉपी में बनाना है। अब आप दूसरा चित्र देखिए। ये जो चित्र है ये हमारे मुंह के अंदर का है और इसमें आपको स्पष्ट रूप से वाक तंतु दिखाई दे रहे होंगे। इन्हीं वाक तंतुओं के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है।
चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 13। आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय पर तथा हमसे समान दूरी पर घटित होती है। हमें तड़ित पहले दिखाई देती है तथा मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं? यहाँ प्रश्न है कि हमें पहले बिजली की चमक दिखाई देती है और उसकी गर्जन बाद में। तो इसका उत्तर होगा हाँ, हमें तड़ित पहले दिखाई देना तथा मेघ गर्जन बाद में सुनाई देने का कारण यह है कि वायु में प्रकाश की चाल बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड तथा ध्वनि की चाल 330 प्रति सेकंड से काफ़ी अधिक है। इसलिए हमें तड़ित पहले दिखाई देती है तथा मेघ गर्जन बाद में सुनाई देती है। अर्थात प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।